संगीता अपने घर वालों के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। अपने घर वालों की चुभती हुई निगाहें उसके अंदर तक उतर जाती। वो सबसे ऐसे नजरें चुराती जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसे अपना ही घर अब बेगाना लगने लगा था। अपने सगे रिश्ते पराये लगने लगे थे। कभी कभी वो चुपके से आंसू बहाती कि मेरी किस्मत में भगवान तूने ये दुख क्यों लिख दिया। क्या और लोगों की तरह मेरी जिंदगी भी सुख के साथ नहीं गुजर सकती थी। लेकिन जब वो अपनी चारों तरफ नज़र फैलाती और उसे लोग अपने आप से भी ज़्यादा दुखी दिखाई देते तो वो खुद पर सब्र करती, खुद को समझाती, लेकिन फिर से अपने घर वालों की नज़रों का सामना करती तो अंदर से टूट जाती थी। आज भी जब उसकी माँ उसके सामने आकर बैठी तो उसे पता था कि वो आगे क्या बात करने वाली हैं, और वही हुआ। संगीता, दूसरी शादी कर लो। आखिर कब तक तुम भाई और भाभी की बातें सुनती रहोगी। समझने की कोशिश करो। मेरी आंखें कब वो बंद हो जाए मुझे नहीं पता। मैं मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का होता देखना चाहती हूँ। एक माँ का रिश्ता सगा रिश्ता होता है। माँ के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। मैं कब तक तुम्हारा सहारा बनती रहूंगी। 26 साल की संगीता की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों में सर देकर रो पड़ी। माँ को क्या जवाब देती। वो तो अपने घर की बहुत पहले हो चुकी थी। उसकी माँ उसे अपने फर्ज से फ्री कर चुकी थी। शादी करके अपनी ज़िंदगी में वो खुश थी। हर दिन उसका बहारों भरा दिन होता, लेकिन एक ही पल में उसकी स्वर्ग सी जिंदगी नर्क में बदल चुकी थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसका पति प्रमोद इस दुनिया से चला गया था। उन दिनों उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था और छोटे सुमित को लेकर संगीता वापस माँ की दहलीज पर आ बैठी। और ये पिछला 1 साल संगीता का कांटों पर गुजरा था। किस तरह उसने ये दिन काटे थे वही जानती थी, मगर वो क्या करती, किस तरह अपने दिल को मजबूत करती एक दूसरे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। उसकी माँ उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। भगवान के लिए संगीता, बस कर दो, अपनी जिद छोड़ दो। अब मैं इस घर में और ज़्यादा लड़ाई झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक बाहर से संगीता के भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। देखो, सारा किचन गंदा पड़ा है और महारानी को कुछ होश ही नहीं है। पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। गंदी प्लेटें पूरी किचन में फैली पड़ी हैं। मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। आखिर महारानी साहिबा है कहाँ। खाली रोटियां तोड़ने का इन्हें होश रहता है। इसके बाद इनके काम का पता नहीं चलता। आटा दाल किस भाव मिलता है। घर से बाहर निकलो तब पता चले। तुम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए कोई नहीं रखेगा। भाभी के पुकार पर संगीता घबराकर उठ बैठी। उसकी हालत देखते हुए उसकी माँ ने फैसला कर लिया कि वो उसकी एक नहीं सुनेंगी। इसलिए उन्होंने अगले दिन ही मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली सरला मासी को बुला लिया। दोनों सर जोड़कर काफी देर तक बातें करती रहीं और फिर उसी शाम को एक औरत को लेकर संगीता के घर पहुंच गईं। संगीता कपड़े धोकर तार पर डाल रही थी जब उस औरत ने अंदर दाखिल होते हुए एक दिलचस्प नज़र संगीता पर डाली थी। वो अपने बड़े भाई के लिए संगीता का रिश्ता लेकर आई थी। उसके भाई की उम्र 35 साल थी और उसकी पहली पत्नी का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा था जो लगभग संगीता के बेटे सुमित का हम उम्र था। माँ बाप मर चुके थे, बहन भाई सब अपने अपने घर वाले थे। इसीलिए वो चाहती थी कि उसके भाई का भी घर बस जाए। संगीता की माँ को कोई इनकार न था। उन्होंने तो फौरन ही इस रिश्ते पर हामी भर ली। मगर संगीता का दिल तड़प कर रह गया था। वो कैसे इतनी जल्दी अपने मन से प्रमोद की यादों को निकाल देती। प्रमोद जो उसे बेपनाह प्यार करता था, उसकी यादों को वो अभी सीने से लगाए बैठी थी। उसने तो सोचा था कि यादों के सहारे और अपने बेटे की परवरिश करते हुए जिंदगी बिता देगी, लेकिन माँ की जिद के आगे मजबूर हो गई थी। और फिर उसने कहा कि शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं अपने बेटे सुमित को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और जब सुमित के कानों में ये बात पड़ी कि उसकी माँ उसे कहीं ले जाने की बात कर रही हैं, तो वो चहकता हुआ अपनी माँ के पास आया था। बेहद खूबसूरत प्यारा सा बच्चा था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसकी बड़ी बड़ी मासूम सी आंखों में इस वक्त थोड़ी सी चिंता भी थी तो थोड़ी सी खुशी भी थी। मम्मा, बताएं ना, हम कहाँ जा रहे हैं। संगीता ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कहीं नहीं बेटा, बस नए घर जाएंगे। ये कहते कहते संगीता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। आंखें बंद करके उसने भगवान से बस एक ही दुआ की थी, हे भगवान, मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करना। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। मैं अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे हर सुख दुख में गुजार लूँगी, लेकिन अपने बेटे का दुख देख नहीं पाऊँगी। रिश्ता आनन फानन में तय हो गया। लड़के वालों को शादी की बड़ी जल्दी थी। लड़के की बहन चाहती थी कि जल्द से जल्द भाई की शादी के फ़र्ज से आज़ाद हो और वो अपने घर बार को संभाले। और इसीलिए ठीक 4 दिन बाद बहुत ही सादगी से संगीता की शादी की डेट फिक्स हो गई।
संगीता की भाभी को इस शादी से बड़ा दुख था, क्योंकि मुफ्त की नौकरानी हाथ से जा रही थी। उसने बहुत शोर मचाया, मगर संगीता की माँ ने फैसला कर लिया था कि वो उसका घर बसा कर ही छोड़ेंगी। एक सादा सा फंक्शन करके संगीता की शादी रोहन के साथ कर दी गई। वो बहुत चुपचाप सा लग रहा था। विदाई कराकर रोहन संगीता को अपने घर ले आया। संगीता ने घबराकर इधर उधर देखा। जिस गाड़ी में वो आई थी उसमें उसका बेटा सुमित मौजूद था या नहीं, मगर वो ये सोचकर गाड़ी में ही घबरा गई थी। उसने जल्दबाजी में इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो उसका बेटा पिछली सीट पर दुबका सा बैठा हुआ था। उसके दिल को थोड़ा सा करार आया, लेकिन रोहन के माथे पर बल पड़े हुए थे। संगीता घर के अंदर आई तो रोहन खामोश था। संगीता की ननद उसे ले जाकर अंदर कमरे में बिठाकर आई कि थोड़ी देर बाद ही रोहन तुम्हारे पास आ जाएगा। आज मैं रोहन के बेटे को अपने पास सुला लूंगी। संगीता की ननद ने प्यार से कहा। वो बहुत अच्छी औरत मालूम हो रही थी, लेकिन संगीता का दिल बेचैन था। उसने अपनी ननद की ओर देखा और कहा, मेरा बेटा सुमित कहाँ जाएगा? संगीता की बात पर उस औरत ने चौंक कर संगीता की ओर देखा और जैसे कुछ याद आ गया, अरे हाँ, तुम्हारा बेटा भी तो है। क्या नाम है उसका? हाँ, सुमित। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे भी आज अपने पास रख लूंगी। कल से वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। उस औरत ने धीरे से कहा, जैसे किसी से इस बात को छुपाना चाहती हो। मगर अंदर आते राहुल ने ये बातें सुन ली। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अपनी बहन की तरफ देखते हुए सख्त शब्दों में बोला, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि लड़की वालों से इस बात के बारे में पहले तय कर लेना कि लड़की के बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि इस तरह मेरे बच्चे का ध्यान और मोहब्बत नहीं दे पाएगी, बल्कि सारा वक्त अपने बेटे में और मेरे बेटे में फ़र्क करते हुए गुजार देगी। राहुल बहुत ही सख्त शब्दों में अपनी बहन से पूछ रहा था, जबकि संगीता की ननद एकदम हड़बड़ा गई थी। वो सफाइयाँ देने लगी कि नन्हे सुमित को घर में कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन संगीता उसे अपने साथ ले आई। और वैसे भी सुमित छोटा है, ज़्यादा परेशान नहीं करता, लड़का है, कुछ वक्त में कमाने के लायक हो जाएगा तो तुम्हारा भी सहारा बनेगा। ऐसी बातें करके उसने अपने भाई को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई, मगर संगीता के दिल पर तो जैसे छुरियां सी चलने लगी थीं। उसे अंदाजा हो गया था कि रोहन सुमित को स्वीकार नहीं करेगा। संगीता की ननद कमरे से चली गई तो रोहन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अपनी शेरवानी उतार कर उसने हैंगर में लटका दी और धीरे से आकर संगीता के सामने बैठ गया। संगीता की नज़रें झुकी हुई थीं। जैसे तैसे उसने अपने आप को इस शादी के लिए राजी कर ही लिया था। मन में पक्का फैसला कर लिया था कि वो दिलो जान से और पूरी वफा के साथ इस रिश्ते को निभाएगी। काफ़ी देर तक रोहन उसे गौर से देखता रहा, फिर अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर उसकी उंगली में पहना दी और धीरे धीरे उसके करीब होने लगा। उसके हाव भाव से संगीता अंदाजा नहीं लगा पाई कि वो खुश है या नहीं, लेकिन जो भी था, रोहन का रवैया उसके साथ नॉर्मल ही था। लेकिन अगले 2-3 दिन में संगीता को अंदाजा हो गया कि रोहन बहुत ही सख्त मिजाज आदमी है। वो चाहकर भी सुमित के बारे में रोहन से कोई बात नहीं कर पा रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उसे सुमित के बारे में कोई बात करे। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। संगीता की ननद दोनों बच्चों को अब उसके पास छोड़कर खुद अपने घर चली गई थी। सुमित बहुत ही खामोश तबीयत का बच्चा था। वो चुपचाप और सहमा सहमा सा रहता। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत कुछ झेला था। पहले अपने पापा को खोया, उसके बाद नानी के घर आकर अपनी मामी और मामा की डांट और फटकार सही। अपनी माँ को हर वक्त रोते देखा। उसके छोटे से दिमाग पर बहुत असर पड़ा था, इसीलिए वो हर वक्त डरा सहमा रहता। सारा टाइम उसकी यही कोशिश होती कि जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती है वहीं साथ साथ जाता रहता। शादी के बाद राहुल कुछ एक्टिव रहने लगा था। संगीता को लेकर बाहर घुमाने फिराने जाना चाहता था। रात में उसने संगीता से कहा कि तैयार हो जाए, उसे आइसक्रीम खिलाकर लाऊंगा। संगीता जल्दी से तैयार हो गई और तैयार होकर उसने रोहन से कहा कि मैं तैयार हूँ, चलें। आज रोहन का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। रोहन ने अपने बेटे विपुल को आवाज़ दी, जो सुमित के साथ ही खेल रहा था। वो दौड़कर अपने बाप की उंगली पकड़कर खड़ा हो गया, जबकि सुमित वहीं बैठा रह गया। एकदम संगीता ने मुड़कर अपने बेटे की ओर देखा, जो आंस भरी नज़रों से अपनी माँ की ओर देख रहा था। मगर रोहन को सुमित की कोई चिंता नहीं थी। वो विपुल की उंगली थामे अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। सुमित वहीं बैठा माँ को ही देख रहा था, जबकि संगीता का दिल कट गया था। उसने धीरे से रोहन के पास जाकर कहा कि सुमित को भी साथ ले चलते हैं, वो घर में अकेला नहीं रह सकता। और एकदम ही रोहन के चेहरे पर नागवार गुस्से वाले भाव आए थे। उसने पलट कर गुस्से भरी नज़रों से संगीता को देखा और फिर न चाहते हुए भी उसने सुमित को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। संगीता ने लपक कर अपने बेटे को गोद में उठाया था और उसे लेकर बाइक पर बैठ गई।
पूरे रास्ते रोहन चिड़चिड़ा रहा कि बाइक पर ज़्यादा लोग हैं, बाइक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन संगीता चुपचाप सुनती रही। उसके दिल को बस यही सुकून था कि उसका बेटा भी उसके साथ जा रहा था। उसे रोहन के इस रवैये से बड़ा अफसोस होता था। हालांकि उसने कभी विपुल और सुमित में फ़र्क नहीं किया था। वो हमेशा विपुल का ख्याल रखती थी जैसा ख्याल अपने बेटे सुमित का रखती। लेकिन रोहन ने कभी संगीता के बेटे को अपना बेटा नहीं माना। थोड़ी देर तक बड़बड़ाने के बाद रोहन खामोश हो गया था और संगीता ने सुख का सांस लिया। मगर वो ये नहीं जानती थी कि रोहन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। एक हफ्ता सुकून से गुजर गया था। रोहन अच्छा कमाता था, अच्छा कारोबार था। वो एक मंडी में फ्रूट का काम करता था। एक हफ्ते के बाद बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई तो एक रात उसने सोने से पहले संगीता से कहा कि विपुल का यूनिफॉर्म तैयार करके रखना, सुबह उसका स्कूल खुल जाएगा तो उसे स्कूल छोड़ दूंगा। संगीता एकदम चौंक सी गई थी। खैर उसने खामोशी से विपुल का यूनिफॉर्म और जूते निकाल कर रख दिए। मगर उसका दिल बार बार कट रहा था। वो चाहती थी वो सुमित के स्कूल के जाने की भी बात करे। रोहन का मूड अच्छा था और आखिर उसने डरते डरते पूछ ही लिया, सुनिए, सुमित भी 7 साल का हो गया है। पहले सुमित भी स्कूल जाता था, लेकिन जब से उसके पापा कहते कहते संगीता ने अपनी जबान रोकी थी। फिर आगे बोली, पिछले 2 साल से उसने पढ़ाई छोड़ रखी है, तो क्यों ना उसे भी प्ले स्कूल में दाखिला करा दें। मैं चाहती हूँ वो भी कुछ पढ़ लिख जाए ताकि फ्यूचर में वो पढ़ाई लिखाई उसके काम आ सके। धीरे धीरे अपनी बात कहती संगीता अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि कहीं रोहन गुस्सा न कर जाए। उसने डरती हुई नज़रों से रोहन को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे, जैसे वो खुद पर कंट्रोल कर रहा हो। फिर आखिर उसने कहा कि तुम सुमित की फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। उसका फ्यूचर विपुल से भी अच्छा होगा, तुम बस वक्त पर मुझे जगा देना। रोहन ने कहा तो संगीता बस उसे खामोश नज़रों से देखती रह गई। उसका दिल जैसे किसी अनहोनी के ख्याल से कांप रहा था। सुबह सुबह संगीता की आंख खुली तो उस दिन बहुत सर्दी थी। कड़ाके की सर्दी में संगीता उठी और गर्म पानी किया, क्योंकि विपुल ठंडे पानी से घबराता था। रोहन भी उठ गया था। उसने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे को जगाया और उसे स्कूल के लिए तैयार करवाने लगा। सुमित रजाई ओढ़े सो रहा था। संगीता बार बार उसके पास जाती और फिर वापस आ जाती, और तभी रोहन ने आवाज़ लगाई, सुमित को भी उठा दो, मैं उसे भी छोड़ आऊँगा। संगीता ने मुड़कर रोहन की तरफ देखा और फिर खुशी खुशी सुमित को जगाने लगी। बहुत सर्दी थी, वो छोटा सा बच्चा था, मगर संगीता ने किसी तरह उसे जगा दिया। बंद होती आंखों के साथ वो उठ बैठा। संगीता ने मोटरसाइकिल पर बेटे को बिठाया और सुमित को नाश्ता भी न करने दिया और उसे उठाकर रोहन के पीछे बिठा दिया था। संगीता पूछती रही, आप सुमित को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिशन कराएंगे इसका? मगर उसने कुछ न बताया। थोड़ी देर के बाद राहुल बाइक लेकर घर से निकल गया। पूरा दिन संगीता जले पैर की बिल्ली की तरह घर में घूमती रही। उसे रह रहकर सुमित की याद आ रही थी। 12 बजे दरवाजे के बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई। रोहन विपुल को स्कूल से लेकर आ रहा था। दोनों बाप बेटे हंसते मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। संगीता बेकरारी से आगे बढ़ी। वो रोहन और विपुल के पीछे सुमित को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सुमित कहीं दिखाई नहीं दिया। सुमित कहाँ है? आप उसे भी तो लेकर गए थे ना? संगीता के सवाल पर रोहन चिढ़ गया। हर वक्त सुमित सुमित करती रहती हो, बताया तो था उसके बेहतर फ्यूचर के लिए उसे कहीं लेकर जा रहा हूँ। उसे मंडी में छोड़कर आया हूँ। कोई काम धंधा सीखे ताकि बड़ा होकर मेरा सहारा बन सके। ऐसे ही मुफ्त में पालने के लिए थोड़ी न लाया हूँ। जानती भी हो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। सख्त शब्दों में कहता हुआ रोहन घर के अंदर चला गया, जबकि संगीता का दिल कांप कर रह गया था। वो जानती थी रोहन जो काम करता है वो मंडी में ही करता था। उसका कारोबार सब्जी मंडी में होता था और मंडी का काम बहुत सख्त होता है। सुमित तो कमज़ोर सा छोटा सा बच्चा था और आज सर्दी भी किस कदर ज़्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ कह न सकी। पूरा दिन वो बेचैनी से सुमित का इंतजार करती रही। 3 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई तो संगीता ने दरवाज़ा खोला। सामने सुमित खड़ा था। उसे देखकर संगीता का दिल गले में आया था। सुमित के बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। एक तरफ गाल पर 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसके पैर में टूटा हुआ जूता था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। उसके हाथ में एक थैली थी। घर के अंदर दाखिल होते हुए वो थैली माँ की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है सुमित? संगीता ने लरजते हुए पूछा। उसने कहा, मम्मी, पापा ने कहा था मंडी में उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनका काम संभालूं और वापसी में सब्जी लेता हुआ घर आ जाऊं, इसीलिए सब्जी लाया हूँ। संगीता ने लपक कर सुमित को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सुमित भी रोने लगा, क्योंकि वो नन्ही सी जान इतनी सख्त मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
जबकि अंदर कमरे में कंबल ओढ़ा विपुल और रोहन आराम से सो रहे थे। संगीता का दिल फटने लगा था। वो इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं उसके सुमित को दुख न उठाना पड़े। और अब जब उसने अपनी माँ की जिद पर शादी कर ली थी तो इसीलिए तो नहीं कि उसका छोटा मासूम सा सुमित इतनी मेहनत करे इतनी कम उम्र में। वो अपने बेटे को उठाकर घर के अंदर ले आई। उसने फैसला कर लिया था कि अगर रोहन ने उसके बेटे के साथ अच्छा व्यवहार न किया तो वो उसे छोड़ देगी, और अगर उसके भाई भाभी ने उसे अपने घर न रखा तो वो किसी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। पूरी रात सुमित रोता सिसकता रहा, नींद में बड़बड़ाता रहा, मुझे मत मारो, अब मैं ध्यान से काम करूँगा। पूरी रात संगीता सो न सकी। अपने बच्चे की तकलीफ उसे दिल में महसूस हो रही थी। और सुबह 6 बजे जब रोहन उठा तो उस दिन भी ठंड बहुत ज़्यादा थी कि एक पल के लिए तो रोहन भी काँप कर रह गया था। मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जब रोहन बोला तो उसकी आवाज़ भारी भारी सी हो रही थी। संगीता ने उसकी तरफ देखा, बाकी उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे पूरी रात तेज बुखार रहा हो। संगीता ने सिर हिला दिया और दुआएं मांगने लगी, आज रोहन सुमित को मंडी न ले जाए। रोहन ने पलटकर सोए हुए विपुल और फिर सुमित की तरफ देखा और फिर संगीता को देखकर कहने लगा, लेकिन बच्चों का जाना तो जरूरी है, और विपुल के स्कूल में तो अब एग्जाम भी चल रहे हैं, मैं उसकी छुट्टी नहीं करवा सकता। और रही बात सुमित की, तो मंडी में आज मेरी गैर मौजूदगी में मेरा काम वही संभालेगा। मेरी तबीयत भी ख़राब है तो इसका जाना जरूरी है। दोनों को तैयार कर दो, मैं छोड़ आता हूँ। रोहन ये कहते हुए दोबारा लेट गया था, जबकि संगीता का दिल धक से रह गया था। वो रोहन को मना करना चाहती थी कि सुमित को मंडी न भेजें, लेकिन वो रोहन की सख्त तबीयत से जानकार थी। अगर उसे गुस्सा आ जाता था तो पूरा घर सर पर उठा लेता। वो उसके सामने डर जाती थी, घबरा जाती थी। वो अपनी बात कहकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया था। संगीता बेदिली से उठी और उनका नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बीच वो सोचती रही कि आखिर वो किस तरह रोहन को मना करेगी कि वो सुमित से इतनी मेहनत वाला काम न करवाए। थोड़ी देर के बाद उसने विपुल को उठाया। वो बहुत बदतमीज बच्चा था, लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन संगीता ने बहुत ही प्यार से उसके साथ यूनिफॉर्म पहनाया और नाश्ता करवाने लगी। रोहन उठ बैठा तो सुमित को सोते देखा तो उसे और गुस्सा आया। तुमने सुमित को अभी तक क्यों नहीं उठाया? अच्छा चलो, मैं विपुल को स्कूल छोड़कर आता हूँ, तब तक उसे उठाओ और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। दोनों का रास्ता वैसे भी अलग अलग है। संगीता कुछ न बोली। उसने विपुल का बैग उठाया और उसके कंधों पर पहना दिया। रोहन ने विपुल को गोद में उठाया, उसके माथे पर प्यार किया और बाहर जाने लगा, जबकि संगीता उसे दुख से देखकर रह गई। जब सुमित के पापा प्रमोद जिंदा थे तो वो भी उसके साथ ऐसे ही मोहब्बत किया करते थे। भगवान ने न जाने ये आजमाइश उसके नसीब में क्यों लिखी थी। सुमित अभी भी सो रहा था। शायद थकावट की वजह से उसे भी हल्का हल्का बुखार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद रोहन घर आ गया। आते ही उसने सुमित की चारपाई की तरफ देखा, वो अभी तक सो रहा था। इन महाराज को अब तक क्यों नहीं उठाया? बताया तो था मेरी तबीयत खराब है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, उठाओ इसे। अब नाश्ता करने का भी वक्त नहीं है, मैं इसे ऐसे ही मंडी ले जाऊंगा। रोहन की सख्त आवाज़ पर संगीता ने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और फिर मजबूत शब्दों में बोली, नहीं रोहन, मेरा सुमित इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। वो अभी छोटा है, सिर्फ 7 साल का है, और सर्दी देखो किस कदर है। आप खुद बीमार हो गए तो क्या वो नन्ही सी जान बीमार नहीं हो जाएगी? मैं उसे मंडी नहीं जाने दूंगी। वो बहुत मजबूती से रोहन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि रोहन एकदम चौंक गया था और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर गजबनाक हाव भाव पैदा हुए थे। मंडी नहीं जाने दोगी तो यहाँ घर में बिठाकर चारपाई पर खाना दोगी? मैं इसके लिए नहीं कमाता, अपने बेटे के लिए कमाता हूँ, और मैं देखता हूँ ये मंडी कैसे नहीं जाएगा। संगीता एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी। रोहन तैश में आ चुका था। वो एकदम आगे बढ़ा और उसने सोए हुए सुमित के ऊपर से रजाई खींचकर उतारी। सुमित घबराकर उठ बैठा। यहाँ आकर अपनी माँ को शिकायतें लगाता है कि काम नहीं करूँगा, थक जाता हूँ, दर्द होता है। मैं सो रहा था रात को तो तेरी सारी बातें सुन रहा था जो तू अपनी माँ के साथ कर रहा था। किसने मारा तुझे? तू खुद ही बदतमीजी कर रहा होगा। मंडी के लोग बहुत अच्छे हैं, और क्या हुआ अगर तुझे जरा सी मेहनत करनी पड़ जाए? मर्दों को मेहनत का आदी होना चाहिए। राहुल ने आगे बढ़कर सुमित का बाजू पकड़कर उसे खींचा। सुमित रोने लगा। पापा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे मारते हैं, वो बहुत सारा भारी सामान होता है, मुझसे नहीं उठाया जाता। रोते समय उसके कहने के अंदाज में डर था। संगीता की आंखों से आंसू बहने लगे। छोड़ दें से रोहन, वो नहीं जा सकता, वो छोटा है। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं लोगों के घरों में जाकर काम करके पैसे कमाऊंगी, और मुझे सुमित के लिए आपके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। उसने आगे बढ़कर रोहन के हाथ को झटका था,
जिस हाथ से वो सुमित को पकड़े हुए था। और इतनी सी बात पर रोहन गुस्से से आग बबूला हुआ था, लेकिन उसने संगीता को कुछ कहने की बजाय सुमित के गाल पर एक थप्पड़ मारा था। बेगैरत, अब तेरी माँ तेरी वजह से काम पर जाएगी और तू यहाँ घर में बैठकर रोटियां तोड़ेगा। रोहन उसे गालियां दे रहा था और कई थप्पड़ उसके गाल पर दे चुका था। ये करते हुए भूल गया था कि उसके सामने एक मासूम सा बच्चा है, कोई जवान आदमी नहीं। सुमित जोरों से रोने लगा। संगीता रोहन को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बुरी तरह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने चारपाई से खींचकर सुमित को नीचे उतारा और उसके पैरों में जबरदस्ती जूते पहनाकर उसे खींचता हुआ बाहर लेकर निकल गया। मंडी उनके घर से ज़्यादा दूर पर न थी। संगीता दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को जाता देखती रही और अपने आंसू पीती रही। उसने दूसरी शादी का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की थी। आज उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। उसे अपने सुमित की मासूम निगाहें नहीं भूल रही थी और फिर वहीं दहलीज पर बैठकर रोती रही, यहाँ तक कि रोहन सुमित को छोड़कर वापस आ गया। उसने दरवाजे के पास जमीन पर बैठी संगीता को रोते देखा, मगर नज़रअंदाज करके अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसके खर्राटों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। संगीता के बेचैन दिल को सुकून नहीं आ रहा था। कितनी ही देर तक वो पूरे घर में तड़पती हुई घूमती रही, मगर आखिरकार माँ की ममता जीत गई। उसने जल्दी से पैरों में चप्पल पहनी और बाहर निकल आई। मंडी का रास्ता मालूम तो नहीं था, मगर वो एक माँ थी। बेटे की तड़प ने उसे मजबूर कर दिया था। रास्ते में आने जाने वाले लोगों से वो मंडी का रास्ता पूछती रही। लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। न जाने वो कैसे मंडी पहुंची थी। मंडी क्या थी, जैसे मौत का सा तमाशा थी। हर तरफ भीड़ भाड़, गंदगी, बदबू। कहीं सब्जियां सड़ी पड़ी थीं तो कहीं कीचड़ था। लोग अलग अलग तरह की बोलियां बोलते हुए चीख चिल्ला रहे थे। बड़े बड़े ट्रक आ और जा रहे थे जिनमें सामान लदा हुआ था। ये सब देखकर संगीता घबरा गई थी। इतने लोगों के बीच वो अपने सुमित को कैसे तलाश करेगी। उसे याद आया वो रोहन का नाम लेकर लोगों से पूछ सकती है। उसने पास से गुजरते एक आदमी से कहा, यहाँ रोहन साहब किस जगह काम करते हैं। उस आदमी ने मुड़कर संगीता की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। मंडी में भला औरतों का क्या काम था, लेकिन वो आदमी शरीफ था। उसने हाथ के इशारे से संगीता को एक जगह दिखाई जहाँ कोने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और फलों के बड़े बड़े टोकरे ट्रक में लादे जा रहे हैं। वहीं रोहन जी काम करते हैं, मगर आज वो तो नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह पर अपने सौतेले बेटे को यहाँ लाकर छोड़ा है, उस आदमी ने कहा। लेकिन संगीता ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और दौड़ते हुए उसी जगह पहुँच गई। उसका दिल फट गया था। बड़े बड़े ट्रक के ऊपर सामान लोड किया जा रहा था। कई बड़े बड़े मजदूरों के बीच में उसका नन्हा सा सुमित भी था, जो छोटे छोटे हाथों से भारी भारी क्रेटें उठाकर ट्रक के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। टोकरे भारी थे, उससे उठ नहीं रहे थे। एक टोकरा उसके हाथ से गिर गया और सारे फल फर्श पर गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो सारे फल रास्ते से गुजरने वाले मर्दों के पैरों के नीचे आ गए। मालिक को तेज गुस्सा आया। रोहन को बोला भी था, खुद काम पर आए, इस बच्चे को काम पर भेज देता है। इससे तो अपना आप भी नहीं संभाला जाता, ये क्या काम करेगा। उसने एक हाथ सुमित की कमर पर जड़ दिया। ध्यान से काम कर बच्चे, हजारों का नुकसान करवा दिया। थप्पड़ खाकर सुमित बदहवास हो गया। उसने फिर से क्रेट उठाने की कोशिश की तो दूसरे आदमी ने इस बार उसकी मदद कर दी। ये सब देखकर संगीता का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो आगे बढ़ी। उसने सुमित का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चल पड़ी। पीछे से मालिक की आवाज़ भी आई, लेकिन उसने एक न सुनी। दूसरी तरफ रोहन का बुखार और तेज हो गया था। वो घबराकर उठा तो उसने संगीता को आवाज़ दी, मगर घर में कोई होता तो जवाब देता। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद रोहन कमरे से निकला। पूरा घर खाली पड़ा था, घर में कोई नहीं था। उसने देखा दरवाज़ा भी खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर उसने जाकर सामने ही पड़ोसन खड़ी थी, उनसे पूछा, सुनिए आंटी जी, मेरी पत्नी कहाँ गई, क्या आपको बताकर गई है। रोहन की बात पर उस औरत ने कहा, अभी रोते हुए घर से निकल गई थी, यहाँ से मंडी का रास्ता पूछते हुए जा रही थी। पड़ोसन की बात पर रोहन परेशान हो गया और अंदर आकर बैठ गया। खुद ही आ जाएगी घूम फिर कर। दोपहर तक मंडी के माहौल में वो रह भी नहीं सकती। रोहन बेताबी से कमरे में टहलने लगा। घर का हुलिया आज बहुत ख़राब हो रहा था। पूरा घर बिखरा पड़ा था। संगीता ने आज कोई काम नहीं किया था। जब से संगीता उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसे हर काम की सहूलियत हो गई थी। वक्त पर खाना मिलता, वक्त पर धुले हुए कपड़े मिलते, घर में एक सुकून सा उतर आया था। और आज जब वो थोड़ी देर के लिए घर पर नहीं थी तो पूरे घर का नक्शा ही बिगड़ गया था। अचानक ही रोहन का दिल घबराने लगा। उसे थोड़ा सा पछतावा भी हुआ। क्या था अगर वो अपना रवैया थोड़ा सा नरम कर लेता और सुमित को भी कबूल कर लेता।
आखिर संगीता भी तो उसके बेटे को प्यार देती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रोहन का दिल और बेताब होने लगा। दोपहर गुजर गई, शाम भी हो गई, मगर संगीता और सुमित घर वापस न आए। अब तो रोहन बहुत परेशान हो गया था। वो विपुल को भी ले आया था। शाम के अंधेरे फैलने लगे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने लपक कर दरवाजा खोला तो उसके सामने संगीता और सुमित खड़े थे। दोनों साफ सुथरे कपड़ों में थे। सुमित भी सुबह वाले होलिये से एकदम अलग था। संगीता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपना सामान वापस लेने इस घर में आई हूँ। जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। संगीता की बात सुनते ही रोहन एकदम सुन्न रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो संगीता? बकवास मत करो, घर के अंदर चलो। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं घर के अंदर रहने नहीं, बस अपना सामान लेने आई हूँ। सुना नहीं तुमने? मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस बार रोहन बौखला गया। जब उसे लगा कि मामला बिगड़ गया है तो उसने संगीता के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो संगीता, सिर्फ तुम्हारी एक दिन की गैर मौजूदगी से मुझे पता चल गया कि मेरे घर को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। आगे से मैं तुम्हारे बेटे को मंडी नहीं भेजूंगा, बल्कि उसे भी एक बाप की तरह पालूंगा। कोई कमी नहीं रखूंगा। कोई गलती हो तो मुझे एहसास कराना। मैं अपनी हर गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। रोहन की बात पर संगीता ने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा कि तभी अंदर से उसे विपुल के रोने की आवाज़ आई थी, जो शायद भूख की वजह से रो रहा था। उसका दिल एकदम बेचैन हो गया। विपुल के आंसू देखकर उसे अपनी सुमित की याद आई थी और वो खुद को रोक न सकी। जल्दी से अंदर गई और नरम नरम पराठा बनाकर विपुल के सामने रख दिया। विपुल भूखा था, जल्दी जल्दी पराठा खाने लगा और संगीता हैरान रह गई जब रोहन ने आगे बढ़कर उसी प्लेट में से छोटे छोटे निवाले बनाकर सुमित को खिलाना शुरू कर दिए। एक निवाला सुमित को तो एक निवाला वो विपुल को खिला रहा था। खाना खाने के बाद दोनों बच्चों का पेट भर गया था और एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी हो गए। सच कहते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, सारी बातें कुछ ही देर में भुला देते हैं। सुमित भी सारी बातें भुला चुका था और विपुल के साथ खेलने में बिजी हो गया था। सुमित पहले कुछ डरा हुआ था, लेकिन जब रोहन के बर्ताव में बदलाव देखा तो कुछ सुकून पाया था। दिन भर का थका हारा था, थोड़ी देर में ही लेटते ही सो गया। दोनों बच्चों के सोने के बाद संगीता चुपचाप आंगन में आकर बैठी हुई थी और उसके बराबर रोहन आकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो संगीता, आज मुझे एहसास हो गया तुम कितनी अच्छी हो। मेरे बेटे के जरा से आंसुओं पर तुम्हारा दिल पिघल गया और मेरा दिल कितना पत्थर था कि सुमित के आंसुओं पर पिघल न सका। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मैं वादा करता हूँ संगीता, कभी सुमित को गैर नहीं समझूंगा। मैं कल ही उसका एडमिशन कराऊंगा अपने बेटे के स्कूल में। आज से मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। और फिर संगीता ने उसी घर में रुकने का फैसला कर लिया था। हालांकि उसने सोचा था वो सुमित को लेकर एक अनाथ आश्रम में चली जाएगी, लेकिन विपुल का ख्याल उसे जाने से रोक रहा था। वो विपुल को इस तरह तन्हा नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो रुक गई। वो रोहन को एक और मौका देना चाहती थी और बाकी रोहन ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसने अगले ही दिन सुमित को विपुल के स्कूल में एडमिट करा दिया और फिर बदले में संगीता ने उसके घर को स्वर्ग बना दिया। संगीता ने सुकून का सांस लिया था कि उसके बेटे को सगे बाप का प्यार न सही, लेकिन उसे रहने के लिए छत, खाने के लिए अच्छा खाना और पढ़ने के लिए स्कूल मिल गया था और संगीता के लिए यही बहुत था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।